आज से शुरू किया जाएगा प्रैक्टिस सेट। फीटर सेकेंड ईयर के लिए है प्रैक्टिस सेट। जैसे हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम हो, उसी की तैयारी के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा, जिसे आप देखिए और सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फिलर साइज, फिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रेडनॉट फाइल, स्विस पैटर्न फाइल। तो जो स्मूथ कार्य है या जहां पर संकीर्ण कार्य कम जगह होती है वहां पर फिलर फाइल का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? जो स्लॉट कैसल नट होते हैं उसमें स्लॉट क्यों दिए जाते हैं ये पूछा जाए। जैसे इस तरह से नट बने होते हैं। अब यहां पर एक स्लॉट कटा होगा, वे जो स्लॉट कटे होते हैं वह क्यों कटे होते हैं ये पूछा जाएगा। अब ऑप्शन है स्लिप पिन को फिक्स करने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, नट का वजन कम करने के लिए, और है आसान से हटाने और फिट करने के लिए, मतलब आसानी से हटाने और फिट करने के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है पहला, स्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। इसी में पिन जो है लगा करके हल्का आगे से थोड़ा सा तिरछा करते हैं जिससे निकलता नहीं। ये क्या होता है, स्लिट पिन देखिएगा इस तरह से मुड़ी हुई पिन होती है। इस तरह से एक सिरा थोड़ा सा बड़ा होता है, एक सिरा थोड़ा सा छोटा होता है। इसी स्लॉट में ऐसे अंदर की तरफ डालकर एक साइड मतलब एक ऐसे इसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है जिससे ये बाहर की साइड ना निकल पाए। अगला देखिएगा, तीसरा है, इस लिमिट गेज का नाम बताइए। अब गेज कई प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं, रिंग गेज है, वायर गेज है। इस गेज का नाम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज। तो ये जो है एक ही साइड, एक ही सिरे पर गो भी है, इसको गो कहते हैं। गो भी एक ही साइड पर है और नो गो भी है। इससे चेक करते हैं किसी भी चीज को चेक, जहां पर मास प्रोडक्शन किया जाता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है, जिसमें जो भी होल चेक करना होता है उसी में गो का डालना। अगर गो वाला चला गया तो ठीक, फिर नो गो नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गो भी जाए नो गो भी जाए, तब तो जॉब खराब होगा। तो एक ही साइड में होने से फायदा क्या होता है, समय की बचत होती है। एक ही बार में एक ही तरफ से चेक होता है। कभी कभी दोनों साइड दिया होता है, गो इधर नो गो इधर, तो उसमें समय लगता है। एक बार गो इधर फिर पलट के नो गो करिए, नो गो चेक करते हैं तो समय लग जाता है। ये है तीसरा ऑप्शन सही, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये जो गेज है इसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज के नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा, इस गेज का नाम क्या है? फिगर यहां पर है। इस गेज का नाम पूछा गया। इस गेज का नाम पूछा गया है। ये कौन सा गेज है? रिंग गेज, प्लग गेज, टेपर रिंग गेज, टेपर प्लग गेज। तो ये है रिंग गेज। रिंग गेज कई प्रकार का होता है, थ्रेड रिंग गेज होता है, प्लेन रिंग गेज होता है। तो ये थ्रेड रिंग गेज है, लेकिन रिंग गेज पूछा गया, सिर्फ रिंग गेज ही ऑप्शन में है तो रिंग गेज ही है, रिंग गेज ही सही होगा। अगला देखिएगा, पांचवा, है मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? जो मिलने वाले भाग होते हैं उनके बीच कितना गैप है या गैप है कि नहीं है उसे चेक करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो वो है फिलर गेज। ऑप्शन नंबर सी, फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? जो स्लिप गेज होता है उसे साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है?
तो जो स्लिप गेज होता है उसे साफ करने के लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोम, दूसरा है मिट्टी का तेल, तीसरा है घुलनशील तेल, चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो स्लिप गेज होता है इसमें बहुत एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। जरा सा भी यदि उस पर कोई परत चढ़ जाती है या घिसावट उसमें आ जाए तो खराब हो जाएगा, उससे चेक होने वाले सारे जाप खराब हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी से उसे रखा जाता है। उसे साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता? ये तो गलत लिखा हुआ है, मतलब किस मटेरियल से किसी जो चार्ज होता है, जो सामग्री चार्ज होने के बाद उसे किस मटेरियल से धोया जाता है, लैपिंग प्लेट को किस मटेरियल से धोया जाता है, ये पूछना चाहिए था। इंग्लिश सही है, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, मतलब लैपिंग प्लेट को चार्ज करने के बाद किस मटेरियल से धोया जाता है ये पूछा गया। तो किससे धोया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब केरोसिन से अर्थात मिट्टी के तेल से धोया जाता है। अगला देखिएगा ऑप्शन नंबर 8। ऑप्शन नंबर 8 है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? जंग से अब की बार बचाना, धोना नहीं है। धोने के लिए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, लेकिन जो है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तेल, ऑप्शन नंबर बी मोम, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम जेली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं जंग से बचाने के लिए। उसके बाद देखिएगा अगला है 9 नंबर। 9 नंबर दिया हुआ है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या? निर्माण करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसमें व्हाट इज द बिट ऑफ द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। जो पार्टिकुलर डायमेंशन है उसे चेक करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? अब ऑप्शन दिया हुआ है सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ वीनिंग शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है ब्लॉक की अधिकतम संख्या। ऑप्शन नंबर सी ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित। ऑप्शन नंबर डी छोटी स्लिप गेज से वीनिंग शुरू करें। तो हमेशा बड़ी से शुरू करते हैं। जो स्लिप गेज होता है उसे पहले बड़ी से पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद छोटी, फिर इससे छोटी, तब सबसे लास्ट में सबसे छोटी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी गैप को या किसी भी विनिंग क्रिया करने के लिए जो उपयोग करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिएगा 10 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? इस गेज का क्या नाम है? जो फिगर में दिख रहा है इस गेज का क्या नाम है? इसमें देखिए ये गो होता है, ये इधर की साइड का जो होता है ये नो गो होता है। इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लेन स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर बी थ्रेड स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर सी थ्रेड पिच गेज, ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। एडजस्टेबल इसलिए इसे अपने से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना हमको किस एमएम का जाब मापना है उसी हिसाब से यहाँ पर एडजस्टेबल है। इसको थोड़ा ढीला करके जितना हमको चाहिए व्यास उतना हम कर सकते हैं, इसीलिए इसे एडजस्टेबल स्नैप गेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? मतलब किसमें जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है सबसे अच्छी होती है? पहला है फाइलिंग, दूसरा देखिएगा, दूसरा है टर्निंग, तीसरा है ग्राइंडिंग, चौथा है लैपिंग। तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी होती है वो लैपिंग की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अपघर्षक मतलब एब्रेसिव, किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातु के लैपिंग के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है
सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा है हीरा, तीसरा है बोरान कार्बाइड, चौथा है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम। तो जो एब्रेसिव होते हैं लैपिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो लैपिंग प्लेट होती है उसकी सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किया जाता है, ग्रुप्स क्यों काटे जाते हैं? पहला है विस्तार की अनुमति के लिए, दूसरा है क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, तीसरा है अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, चौथा है मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। अपघर्षक को बनाए रखने के लिए इस पे ग्रुप्स काटे जाते हैं। अगला चौथा देखिएगा, चौथा है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या? चौदहवां है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? सरफेस हार्डनिंग, जिसमें सरफेस को हार्ड किया जाए, वह विधि कौन सी है इसमें से? पहला है नाइट्राइडिंग दिया हुआ है, नाइट्राइडिंग, दूसरा है पैक कार्बोरेसिंग, तीसरा है फ्लेम हार्डनिंग, चौथा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैक कार्बोरेसिंग। ठीक है। अगला देखिएगा, पंद्रह नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? सिर्फ सरफेस हार्ड करना है। ये एक गोल जाब है, ये देखिए गोल जाब है, इसकी सिर्फ सरफेस को हार्ड करना है। पहला है नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। जो फिगर दिखाया हुआ है इसके अनुसार बताना है। फिगर देखिएगा, यहां पर फ्लेम है, ये सब फ्लेम ज्वाला है इसकी, इससे जो है इसको गर्म करके सिर्फ इसकी सतह को हार्ड किया जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। ये फ्लेम के नाम से जाना जाता है, फ्लेम हार्डनिंग। अगला देखिएगा, $400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की क्रिया, फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार। जो उष्मा उपचार किया गया, इसमें पहले 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः जो है गर्म करके फिर ठंडा किया गया। इस उष्मा उपचार को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एनीलिंग, ऑप्शन नंबर बी हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मलाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेम्परिंग। इस क्रिया को टेम्परिंग के नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा, अगला है स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, स्ट्रेट और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, गेंद संरचना को परिष्कृत करने के लिए, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए होता है, मतलब उसमें चिमड़ापन बढ़ाया जाता है, टफनेस भी बढ़ता है। देखिएगा अगला, स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? 18वां है, ए दिया हुआ है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी है घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, सी है आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो इसमें परिष्कृत की बात है नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अगला देखिएगा 19 नंबर,
इस की का नाम बताइए, ये जो की बना हुआ है इस की का नाम बताना है कौन सी की है। तो इस तरह से जो भी की बनी होती है ये सब की इस तरह से कई की इस तरह से प्रयोग में लाई जाती हैं, ऐसे थोड़ा सा टेपर कर दिया जाता है। ऐसे जितनी भी की होती है इसे फेदर की के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है संघ की, ऑप्शन नंबर बी है फेदर की, सी है फ्लैट सैडल की, डी नंबर है हेलो सैडल की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फेदर की। ठीक है, अब देखिएगा अगला 20 नंबर, पूंजी का उद्देश्य क्या है? पूंजी किस उद्देश्य से लगाई जाती है, अर्थात की जो होती है ये किस उद्देश्य से लगाई जाती है? की जितने भी है सब स्लॉट में लगाई जाती है, किस उद्देश्य से लगाई जाती है? देखिए पहला है टार को संचारित करने के लिए, बी है असेंबली के लिए, सी है असेंबली भाग को लॉक करने के लिए, डी है मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टार को संचारित करने के लिए, मतलब आघूर्ण को की सहायता से स्थानांतरित किया जाता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, या फिर जहां भी लगा है उसे जो है टार को संचारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, कीवे टेपर का अनुपात क्या होता है? कीवे टेपर का जो टेपर होता है, कीवे जो टेपर बनाया जाता है उसका अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1:19, ऑप्शन बी है 1:20, ऑप्शन सी है 1:50, ऑप्शन नंबर डी है 1:100। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1:100। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द नेम ऑफ की? इस की का क्या नाम है? ये जो की बना हुआ है इस की का नाम देखिए, थोड़ा सा टेपर बना हुआ है इस तरह से, इधर चौड़ा इधर थोड़ा सा टेपर है और यहां पर लगा भी है। पहला ऑप्शन है टेपर संघ की, दूसरा है फ्लैट सैडल की, तीसरा है पैरेलल संघ की, चौथा है हेलो सैडल की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा टेपर संघ की। अगला देखिए 23 नंबर दिया हुआ है, कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल का स्क्रू उपयोगी है? स्व टैपिंग करना है तो किस प्रकार के मेटल का होना आवश्यक है या कौन सा उपयोगी होगा? पहला है सेल्फ पियर्सिंग, दूसरा है थ्रेड कटिंग, तीसरा है थ्रेड फॉर्मिंग, चौथा है हैमर ड्रिवेन स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थ्रेड कटिंग स्क्रू की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 24 नंबर देखिएगा, विंग नट का उपयोग कहां किया जाता है? विंग नट, विंग नट देखिए कहते किसे हैं? विंग नट कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, इस तरह से स्क्रू पे चलता है, हाथ से ही इसको कसा जाता है विंग नट को। ठीक है, कभी इसमें रिंच वगैरह नहीं लगाते, ये हाथ से ही कसा जाता है। ये वहां उपयोगी है जहां हाथ से कसना हो, बार बार खोलना हो, हाथ से कसना हो, वहां विंग नट का उपयोग किया जाता है। अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है कोच निर्माण कार्य में, दूसरा है भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, तीसरा है ढीला और कस को रिंच के बिना, मतलब ढीला करना हो चाहे कसना हो, बिना रिंच का करना हो, उस स्थान पे उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ढीला और कस करने के लिए बिना रिंच के हम कर सकें, ढीला और कस करके बिना रिंच के, वैसी जगहों पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिएगा 25 नंबर, इस गेज का नाम बताइए। फिगर देखिए, ये फिगर है, इस गेज का नाम बताना। ये जो गेज बना हुआ है इस गेज का नाम बताना। देखिए हल्का हल्का सा मुड़ा हुआ होगा हर जगह पर, ये हल्का सा मुड़ा हुआ है,
पहला है पिच गेज, दूसरा है एंगल गेज, तीसरा है फिलर गेज, चौथा है रेडियस गेज या त्रिज्या गेज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेडियस गेज या त्रिज्या गेज। इससे रेडियस का मापन करते हैं। अगला देखिएगा, रेडियस चेक करते हैं। अगला देखिएगा 26 नंबर, बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। जो बाहरी चूड़ी है, एक्सटर्नल चूड़ी है, उसे जांच करने के लिए, सिर्फ जांच करना है, किस गेज का उपयोग करते हैं। पहला है स्नैप गेज, दूसरा है थ्रेड रिंग गेज, तीसरा है थ्रेड प्लग गेज, चौथा है सेंटर गेज। तो ये हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन नंबर बी थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज ऐसे ही होता है बनावट में, सिर्फ यहां पर जो ऐसे सिर्फ मुड़ा हुआ है, यहां पर क्या होता है, इस तरह से चूड़ी कटी होती है। यही चूड़ी जो होती है पिच होती है, इसी को जहां कटा हुआ, जैसे ये बेलनाकार भाग पे अगर कटा तो उसी पे ऐसे रख के चेक करते हैं सही चूड़ी कटी है या नहीं कटी है। उसे चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा 27 नंबर, बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो बाहरी व्यास, ऑप्शन देखिएगा वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, पैरेलल लेग कैलिपर, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, अर्थात दो जबड़ों की जोड़ी करके उसमें स्लिप गेज का भी उपयोग करके मापा जा सकता है, ऐसा इसमें बताया गया। पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज। तो इसमें देखिएगा वर्नियर कैलिपर के भी द्वारा आउटसाइड, जो भी आउटसाइड व्यास है या बाहरी डाया उसे मापा जा सकता है, आउटसाइड कैलिपर से भी मापा जा सकता है। लेकिन ये फिगर के अनुसार यहां पर आंसर बताना है। तो फिगर के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा सही। फिगर के अनुसार दो जबड़ों का उपयोग करके, स्लिप गेज का उपयोग करके ये मापा जा रहा है, चेक किया जा रहा है क्या सही है। लेकिन यदि उस तरह से पूछा जाए, फिगर ना होता, तब आउटसाइड कैलिपर और वर्नियर कैलिपर दोनों से हम जो है बाहरी डायमीटर माप सकते हैं। ज्यादातर उपयोग सिर्फ बाहरी के लिए बनाया गया, यदि सिर्फ बाहरी के लिए आउटसाइड कैलिपर ही होता है। लेकिन फिगर के अनुसार इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। दिया हुआ है स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन 25 डिग्री का मान दिया हुआ है। अब ये दिख नहीं रहा होगा, ये है ए ऊंचाई, फिगर देखिएगा, और ये है आपका साइन बार इस तरह से ये बना हुआ है। ये थीटा कोण है, ठीक, ये थीटा कोण है। ये जो ऊंचाई है ये देखिए यहां दिया हुआ है 200, ये 200 mm दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए तो यहां साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। यहां पर थीटा है तो लंब ए हो जाएगा ए अपान कर्ण का मान 200, और ये थीटा का मान यहां पर 25 डिग्री दिया हुआ है, साइन 25 डिग्री। तो साइन 25 डिग्री ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री इक्वल टू ए बाई 200। ये 25 डिग्री इसका मान जो दिया हुआ है 0.4226, तो ये ए बराबर हो जाएगा 0.4226 इंटू 200। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 84.52 mm। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखिएगा अगला है फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। जो फिलर गेज होते हैं उसके कितने सेट होते हैं।
सेट नंबर 1 2, सेट नंबर 1 2 3 4, सेट नंबर 1 2 3 से 5 तक, सेट 1 से 6 तक। तो जो फिलर गेज होते हैं उसके सिर्फ 4 सेट होते हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर है, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो जो रेडियस गेज होते हैं, फिलेट गेज होते हैं, वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो जल्दी घिसे ना। यदि घिसेंगे तो शुद्धता जांच नहीं हो सकती, शुद्धता से जांच नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है टूल स्टील, ऑप्शन नंबर बी कठोर इस्पात, ऑप्शन नंबर सी उच्च कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर डी मध्यम कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कठोर इस्पात का। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नंबर क्वेश्चन है, लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है इसे क्या कहते हैं? जो एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है, इस तरह से थोड़ा सा गैप टाइप का बना हुआ है, इस भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्लिट, ऑप्शन नंबर ए स्लिट है, ऑप्शन नंबर बी है यहां पर बुश, ऑप्शन नंबर सी है स्लिप, ऑप्शन नंबर डी है ग्रुप्स। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका। इसको स्लिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लैपिंग टूल है, लैपिंग टूल है, इसमें ये जो एक्स इंडिकेट कर रहा है ये स्लिट को इंडिकेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए, लैपिंग टूल, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? यही जो स्लिट अभी बताया गया उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है विस्तार के लिए, ऑप्शन नंबर सी घर्षण बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी स्लीव को एडजस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विस्तार के लिए, मतलब एक्सपेंशन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए, इस ऑपरेशन का क्या नाम है? जो ऑपरेशन इस फिगर में दिखाया गया है उस ऑपरेशन का क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। पहला है आंतरिक रिंग लैपिंग, दूसरा है बाहरी रिंग लैपिंग, तीसरा है आंतरिक सिलेंडर की लैपिंग, चौथा है लैपिंग लार्ज डायामीटर। मतलब डायामीटर मतलब किसी का व्यास को जो है लैपिंग का किया जा रहा है या लैपिंग लार्ज का काम किया जा रहा है। इसमें वही देखिए डायामीटर ही बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लैपिंग लार्ज डायामीटर का कार्य इसमें हो रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जा रहा है? होनिंग की जो क्रिया होती है बहुत ही स्मूथ की जाती है, उसमें बताइए किस प्रकार का अपघर्षक उपयोग होता है। पहला है हीरा, दूसरा है बोरान कार्बाइड, तीसरा है सिलिकॉन कार्बाइड, चौथा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। कभी कभी देखिए हीरे का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वो क्या किया जाता है जब बहुत ही कठोर कोई धातु है उसको जब परिष्कृत करना होता है तब उसका हम काम करते हैं। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रैक्टिस साथ कल मिलेंगे।